हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर टेक्नो चैनल। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हाय स्टूडेंट, वेलकम योर टेक्नो क्लासेस। और टुडे आई विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ द ट्रांसफार्मर एंड व्हाट टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। तो आज हम, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ट्रांसफार्मर क्या है, इसके प्रकार क्या हैं। और ये पहली क्लास में हमने आपको बताया था कि ट्रांसफार्मर क्या होता है। एक नॉर्मल मैंने इंट्रो दिया था, ट्रांसफार्मर का परिचय दिया था, और ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है ये मैंने आपको बताया था। और जो कि आज ये सेकंड क्लास में आपको मैं डिटेल से पूरी जानकारी बताऊंगा। और फर्स्ट क्लास में मैंने आपको ये भी बताया था कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो किस सिद्धांत पे काम करता है और कैसा बनता है, किस पार्ट से बनता है। ठीक है, आज हम बात करेंगे। और मैंने आपको पार्ट्स भी बता दिया, ट्रांसफार्मर का फिगर दिखाया था। इसके लिए आप लोग, जो बच्चे ये सेकंड क्लास फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो फर्स्ट क्लास भी देखें मेरी, जिसमें आपको मैंने ट्रांसफार्मर की सारी नॉर्मल इंट्रो बताया। जो स्टार्टिंग का इंट्रो परिचय होता है वो मैंने बताया। इसके बाद ट्रांसफार्मर भी दिखाया, ट्रांसफार्मर के बाद उसमें कितने पार्ट होते हैं, किस पार्ट का क्या नाम होता है ये बताया। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे ट्रांसफार्मर क्या है, इसके प्रकार, भाग और सिद्धांत, किस सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, जैसा कि आप लोग सामने देख ही रहे हैं, मैंने बाकायदा पूरा टाइप करके आप लोगों को समझाने का प्रयास पूरी तरीके करता हूँ, और जिस भी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम हो बताए। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, लिखा है ट्रांसफार्मर क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ द ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या है। ट्रांसफार्मर एक विद्युत यंत्र है जो एसी सप्लाई की फ्रिक्वेंसी को बिना बदले उसे कम या ज़्यादा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके इस्तेमाल उन डीसी उपकरणों पर किया जाता है जो कि एसी सप्लाई द्वारा चलाए जाते हैं, जैसे कि एम्पलीफायर, बैटरी, चार्जर। डीसी उपकरण ऐसे उपकरण के मुकाबले बहुत कम बिजली से चलते हैं, जैसे कि ऑडियो एम्पलीफायर, ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये वोल्टेज लिखा हुआ है। इसलिए ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करने से पहले एसी वोल्ट को 220 वोल्ट से 12 वोल्ट में बदला जाता है। फिर इसे रेक्टिफायर की मदद से एसी से डीसी में क्या किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। ठीक है ना, तो ये जैसा कि आप लोग ने समझ लिया। अब हम बात करते हैं कि रेक्टिफायर, ये जैसे हमने आपको बताया था कि रेक्टिफायर में बदल दिया जाता है, एसी और डीसी को बदल दिया जाता है। सबसे पहले ट्रांसफार्मर का आविष्कार, देखिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये भी तो जानना ज़रूरी है ना कि सबसे पहले ट्रांसफार्मर का आविष्कार किसने किया था। तो ये लिखा हुआ है मिचेल फ्रेडे ने 1831 में, जोसेफ हेर्नी ने 1831 में, जोसे हेर्नी ने 1832 में करके दिखाया था। आज ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल बिजली के हर क्षेत्र में हो रहा है, समझ गए ना। बड़े से बड़े पावर प्लांट से लेकर छोटे से छोटे घर में भी ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किसी न किसी रूप में किया जा रहा है। और हर जगह ट्रांसफार्मर का सिर्फ एक ही काम होता है, बिजली को कम या फिर ज़्यादा करना हो। तो आज की इस पोस्ट में हम आपको ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है ये बताएंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, ट्रांसफार्मर की संरचना, बिजली ट्रांसफार्मर के भाग के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं हम आज आपको। ठीक है ना, तो ये आपको समझ गए ना, ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा समझने वाली बात थी। अब बात आ जाइए, इधर देखते हैं ट्रांसफार्मर के भाग। ओके, तो ट्रांसफार्मर के भाग क्या हैं। पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर, ये देखिए ट्रांसफार्मर के भाग। तो ट्रांसफार्मर कई प्रकार के होते हैं, जैसा कि आपको पता ही होगा। देखिए, जो ट्रांसफार्मर होता है, मैनी टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर कई प्रकार के होते हैं। तो वही मैंने यहाँ पर सबको लिख कर दिखाया है कि ट्रांसफार्मर कई प्रकार के होते हैं, और सभी ट्रांसफार्मर के कुछ खास कंपोनेंट होते हैं, समझ गए ना। हर ट्रांसफार्मर अलग, एक अपनी, हर ट्रांसफार्मर की एक अलग क्वालिटी होती है। तो यहाँ पर क्या है, ट्रांसफार्मर कुछ अलग
और कुछ खास कंपोनेंट होते हैं जो कि छोटे से छोटे और बड़े से बड़े ट्रांसफार्मर में लगाए जाते हैं। लेकिन जैसा कि आपको पता है ट्रांसफार्मर कई प्रकार के होते हैं, इसलिए बड़े ट्रांसफार्मर के अंदर और भी कई कंपोनेंट लगाए जाते हैं। लेकिन जो कंपोनेंट कई ट्रांसफार्मर में लगे होते हैं उनकी सूची आपको नीचे दी गई है, समझ गए। जो देखो आज जितने भी ट्रांसफार्मर कैसे दिए हुए हैं, कैसे क्या है, सारी सूची मैं आपको डिटेल से इस पीडीएफ के माध्यम से समझा रहा हूँ, जो कि खुद का बनाया हुआ एक नोट्स है, ठीक है। तो ये आपको आप देखिए, मैं बात करता हूँ पार्ट्स, जो जैसा कि आप लोग देखा तो आपने फिगर में देखा था, फिगर में आपने ट्रांसफार्मर में कोर देखा था, कोर देखा था। तो कोर होता क्या है, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे भाई कोर अगर है तो कोर होता क्या है, ये पहले समझिए। तो कोर क्या होता है ये देख लीजिए आप। अब हम यहाँ से देखेंगे कोर क्या होता है। देखिए कोर ट्रांसफार्मर का पहला पार्ट है कोर। देखिए लिखा हुआ है ट्रांसफार्मर को कोर फॉर्म और सेल फॉर्म में बनाया जाता है, कोर फॉर्म और सेल फॉर्म में बनाया जाता है। और जिस ट्रांसफार्मर में बाइंडिंग को कोर के चारों तरफ लगाया जाता है उसे कोर फॉर्म करते हैं। देखिए जो ट्रांसफार्मर होता है, जैसे मान लीजिए ट्रांसफार्मर होता है, इसके चारों तरफ जो ऐसे स्लाइड बनाई जाती है इस तरीके से, तो वो जो बाइंडिंग लगाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, कोर लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए ट्रांसफार्मर बनाया उस पर ऐसे इस तरीके से बाइंडिंग होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोर, उसको हम कोर कहते हैं। जिस ट्रांसफार्मर में कोर को बाइंडिंग के चारों तरफ लगाया जाता है उसे हम सेल फॉर्म कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई ना। अब देखिए कुछ डिटेल से और बात कर लेते हैं कोर के विषय में कि ट्रांसफार्मर की कोर सिलिकॉन स्टील की पत्तियों द्वारा बनाई जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस बात को नोटेड दिस पॉइंट, ये देखिए कोर ट्रांसफार्मर की कोर सिलिकॉन स्टील की पत्तियों द्वारा बनाई जाती है। और ट्रांसफार्मर और यह कोर ट्रांसफार्मर में होने वाले आयरन और इट्स करंट लॉस को कम करने के लिए लगाई जाती है। और इन पत्तियों की चौड़ाई देखिए, इन पत्तियों की कोई पूछ सकता है ना आपसे, इन पत्तियों की चौड़ाई कितनी होती है, तो इन पत्तियों की चौड़ाई 0.35 mm से 0.75 mm के बीच होती है, इन पत्तियों को आपस में वर्निश से जोड़ा जाता है। किससे, वर्निश से, ठीक है। ट्रांसफार्मर में ये पत्तियां मुख्यतः EIL आदि के आकार में लगाई जाती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था ना इस तरीके से। तो कोर आपने समझ लिया। फर्स्ट पॉइंट क्या था, कोर, जो कि आप लोगों के लिए समझना बहुत ज़रूरी था। अब हम आप लोग एक पार्ट्स देखिए, मैंने आपको जैसे बताया था कि ट्रांसफार्मर जो होता है वो इलेक्ट्रिक यानी कि दैनिक जीवन के उपयोग में, तो एक तरह से इसको दैनिक जीवन ही कह सकते हैं कि भाई विद्युत का उपयोग हम सभी करते हैं, इलेक्ट्रिक से हमारा सबका संबंध है, चाहे वो किसी भी तरीके का व्यक्ति हो, टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो। भाई लाइट के बिना तो आप आज के प्रेजेंट टाइम नहीं जी सकते ना। और लाइट जो होती है हमारी उसको कम और ज़्यादा करने के लिए हम ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं ना। तो ट्रांसफार्मर में कौन सा पार्ट किस तरीके से काम करता है, किसका बना होता है, किस तरह से वो वर्क करता है ट्रांसफार्मर में, ये जानना ज़रूरी होता है ना। तो आपने जाना। अब अगले पॉइंट की ओर हम चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है, कॉइल। देखिए कॉइल, तो कॉइल को समझने की कोशिश कीजिए। अब कॉइल होता क्या है, जैसा कि आपने इधर देखा कि कॉइल, टॉपिक क्या है, कॉइल। ट्रांसफार्मर की कॉइल ट्रांसफार्मर के इनपुट और आउटपुट तारों के साथ में जोड़ी जाती है। ट्रांसफार्मर में 2 कॉइल लगी होती हैं जो कि इनपुट कार्य करती हैं, ठीक है, और आउटपुट कार्य करती हैं। यानी इनपुट 2 कॉइल लगी होती है, इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है ना। कौन कौन सी 2 कॉइल लगी होती हैं, इनपुट और इनपुट को कार्य करती हैं। कॉइल को बाइंडिंग भी कहा जाता है। यह बाइंडिंग एक दूसरे से जुड़ी होती है। पहली बाइंडिंग और दूसरी बाइंडिंग एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती है। फर्स्ट बाइंडिंग और सेकंड बाइंडिंग
एक दूसरे से, ये देखिए ये सारा फिगर दिया हुआ है इधर, बिल्कुल अलग होती है और इनकी कोर के चारों तरफ लपेटे की संख्या भी कम और ज़्यादा होती है। और प्राइमरी बाइंडिंग से सेकेंडरी बाइंडिंग में सप्लाई म्यूचुअल इंडक्शन के कारण होती है। इसके बारे में नीचे आप सारी डिटेल जानकारी कर लेंगे, ठीक है। किस तरीके से क्या होता है ये आपने देख लिया। अब मैं आपको फिगर के ज़रिए आपको थोड़ा समझा देता हूँ, ठीक है ना। ये देखिए, ये देखिए आपको जैसे उन्होंने बताया प्राइमरी और सेकेंडरी बताया था ना, प्राइमरी और सेकेंडरी बताया था, प्राइमरी और सेकेंडरी बताया था ना। अब ये देखिए कॉइल होता है, ये देखिए ये दो कॉइल हैं, फर्स्ट कॉइल ये है, सेकंड कॉइल ये है, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। प्राइमरी कॉइल ये है और सेकेंडरी कॉइल ये है, जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं। तो प्राथमिक बाइंडिंग प्राइमरी कॉइल, देखिए ट्रांसफार्मर में जिस बाइंडिंग पर एसी इनपुट सप्लाई दी जाती है उसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी बाइंडिंग या प्राथमिक बाइंडिंग। ओके, इस बात का पॉइंट बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ये वाला पॉइंट, कि जिस ट्रांसफार्मर में जिस टाइम बाइंडिंग पर एसी सप्लाई दी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक बाइंडिंग यानी प्राइमरी बाइंडिंग। अब देखिए द्वितीय बाइंडिंग यानी सेकेंडरी बाइंडिंग का फॉर्मूला देखिए। सेकेंडरी बाइंडिंग क्या है, ट्रांसफार्मर के जस्ट अपोजिट, ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी बाइंडिंग पर आउटपुट के तार लगाए जाते हैं और उसी बाइंडिंग से ट्रांसफार्मर के आउटपुट मिलता है, या यूँ कहें, क्या कहें, ट्रांसफार्मर की जिस बाइंडिंग पर लोड कनेक्ट किया जाता है उसे हम सेकेंडरी बाइंडिंग कहते हैं। समझ गए ना। सारी डिटेल मैंने, प्राइमरी बाइंडिंग क्या होती है ये मैंने आपको ये बताया, लिखा दिया, आप नोट कर लीजिएगा अपने हिसाब से। सेकेंडरी बाइंडिंग क्या होता है ये मैंने आपको ये बताया। ओके, ये आपकी हो गई फर्स्ट बाइंडिंग और ये आपकी हो गई सेकंड बाइंडिंग। समझ गए ना स्टूडेंट्स। एनी प्रॉब्लम आप लोग कमेंट करें, क्या प्रॉब्लम है ये भी कमेंट करें कमेंट बॉक्स पे जाके, ठीक है। जहाँ पर कमेंट बॉक्स पे जाकर आप कमेंट करें, लाइक करें वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में सब शेयर करें, ठीक है ना। अब हम आगे इस पे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इसी का अगला पार्ट इसका क्या है, लिखा है आप जैसा देख ही रहे हैं, इंसुलेटेड सीट क्या होती है ना। तो इंसुलेटेड सीट क्या होती है देख लीजिए आप लोग। इंसुलेटेड सीट, देखिए इंसुलेटेड सीट क्या होती है, ये देखिए प्राइमरी बाइंडिंग और सेकेंडरी बाइंडिंग के बीच में एक सीट लगाई जाती है। अब कहेंगे कौन सी साइड, तो आपको दिखा भी देते हैं कि प्राइमरी बाइंडिंग और सेकेंडरी बाइंडिंग के बीच में एक सीट लगाई जाती है। ये देखिए ये सीट लगी हुई है, प्राइमरी बाइंडिंग और सेकेंडरी बाइंडिंग के बीच में क्या लगाया जाता है, एक सीट लगाई जाती है। ये है वो सीट, ये है, ये वाइट कलर से दिख रही है, ये सीट है, क्या है, ये सीट है, ठीक है ना। तो प्राइमरी बाइंडिंग और सेकेंडरी बाइंडिंग के बीच में जो सीट लगाई जाती है उसको हम इंसुलेटेड सीट कहते हैं। समझ गए। अब हम डिटेल से जानकारी कर लेते हैं इंसुलेटेड की सीट के बारे में। देखो इंसुलेटेड सीट डेफिनेशन में हम आ जाते हैं कि इंसुलेटेड सीट है क्या, इंसुलेटेड सीट क्या है, ठीक है। ये देखिए दो इंसुलेटेड सीट क्या है, इंसुलेटेड सीट लिखा है प्राइमरी बाइंडिंग और सेकेंडरी बाइंडिंग के बीच में एक सीट लगाई जाती है ताकि किसी प्रकार का कोई भी शॉर्ट सर्किट, समझ गए, ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को, कि प्राइमरी बाइंडिंग और सेकेंडरी बाइंडिंग के बीच में किसी सीट लगाई जाती है ताकि किसी भी प्रकार का कोई शॉर्ट सर्किट में हो और ट्रांसफार्मर बाइंडिंग पर किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो,
इसलिए यह बाइंडिंग बीच में इंसुलेटेड शीट पर लगाई जाती है। समझ गए ना? जैसे कि फर्स्ट प्राइमरी बाइंडिंग, सेकेंडरी बाइंडिंग, बीच में शीट लगा दी जाती। क्यों? क्योंकि कोई भी शॉर्ट सर्किट ना हो और कोई भी क्षति ना पहुंचे दोनों बाउंड्री को। समझ गए ना? तो इसको समझ गए। अब आता है कन्वर्सेशन टैंक, कंजर्वेटर टैंक। कंजर्वेटर टैंक क्या होता है? जैसा कि पहले हम बता चुके हैं आपको, वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि ट्रांसफार्मर कई प्रकार के होते हैं, उन्हीं के आधार पर उनके अंदर कंपोनेंट लगाए जाते हैं। इसलिए 3 फेज ट्रांसफार्मर में यह टैंक होता है। समझ गए ना? सबसे पहले 3 फेज ही ट्रांसफार्मर में टैंक होता है, इस बात का आप ध्यान रखिए। यह जो टैंक होता है, यह टैंक होता है जिसके अंदर तेल डाला जाता है। समझ गए ना? यह किस में होता है? ट्रांसफार्मर कई प्रकार के होते हैं, इसके आधार पर कंजर्वेटर कंपोनेंट, यह 3 फेज में टैंक होता है। समझिए, जिसके अंदर तेल डाला जाता है और यह ट्रांसफार्मर को ठंडा करने का काम करता है। कोई आपसे पूछ भी सकता है कि जो ऑयल डाला जाता है उसका काम क्या होता है, तो आप बता सकते हैं ना कि यह ट्रांसफार्मर को क्या करता है? यह ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के काम करता है। क्योंकि 3 फेज ट्रांसफार्मर काफ़ी बड़ा होता है, इसलिए वह गर्म भी बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए ट्रांसफार्मर को ठंडा करने रखने के लिए तेल इस्तेमाल किया जाता है और इस टैंक में ट्रांसफार्मर के लिए तेल भरा जाता है। समझ गए ना इस बात को आप? इस बात को आप लोग समझ गए ना? अब हम अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि अगला टॉपिक हमारा क्या होगा। तो मैं आपको आज बता भी देना चाहता हूँ कि जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो हमारा होगा, क्या होगा? जैसा आप देख रहे हैं, ऑयल लेवल इंडिकेटर। ठीक है, ऑयल लेवल इंडिकेटर, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक अगली क्लास के लिए होगा। ये हमारा नेक्स्ट topic. Okay, so thanks all of you students.